नमस्कार साथियों, टेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं डीएलएड एग्ज़ाम की। डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जो 2 साल का होता है, जो किसी भी राज्य में डाइट संस्थान होते हैं ज़िले में, उनके अधीन संचालित होने वाले प्रशिक्षण संस्थानों से इसे चलाया जाता है। तो इस संबंध में आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं हो सकती हैं, जैसे कि इस बार फॉर्म भरने की आखिरी डेट कब है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसकी उम्र क्या है, क्या इस कोर्स के खत्म हो जाने पर नौकरी की गारंटी है, और क्या बीएड किए हुए लोगों को एज में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा या उनके बीएड का कोई एडवांटेज यहाँ उनको मेरिट में मिलेगा, मेरिट बनेगी तो उनको कोई फ़ायदा होगा, फीस क्या होगी कोर्स की, और जब हम कोर्स में सेलेक्ट हो जाएं इस डिप्लोमा प्रोग्राम में तो उसमें कितनी फ़ी लगेगी, और आखिर ये साइंस और कॉमर्स और जो आर्ट्स हैं उन लोगों के लिए अलग अलग मेरिट बनेगी या कॉमन मेरिट बनती है, क्या रही पिछले साल की मेरिट, इस बार क्या संभावना है पेपर की, सिलेबस कैसा रहता है, इन सब पर बात करेंगे। और आपकी ये सारी जिज्ञासा, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको तुरंत मिलने वाले हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम को उत्तराखंड में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड या परिषद कराता है, और प्रतिवर्ष यह नहीं होता है। जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है वह 2022 सत्र का होना है। तो ये अभी पिछले सत्रों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जो इससे पहले वाला एग्ज़ाम हुआ वो भी अपने 2-3 साल पीछे का था। तो जैसे अभी डेट है वो किस तरह की है, उसमें क्या क्या हो सकता है, देखें उसे। तो हम आज ये देखेंगे कि ये जो सूचना विवरणिका इन्होंने निकाली है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस फॉर्म को 5 सितंबर को निकाला गया है। 28 सितंबर तक इसको भरने की आखिरी डेट है और 30 सितंबर तक फी सबमिट की जा सकती है। और जैसा कि इसमें लिखा गया है कि ये 2022-23 परीक्षा सत्र का है। इस बैच में जो लोग सेलेक्ट होंगे और जो आने वाले 2 साल में इस डीएलएड कोर्स को करेंगे उन्हें 2022-23 कहा जाएगा। मतलब ये 25 और 26 में होगा। तो 25-26 में जो लोग डीएलएड कर रहे होंगे इस एग्ज़ाम के थ्रू उन्हें 2022-23 बैच के अभ्यर्थी कहा जाएगा। ऐसा तो इसके एग्ज़ाम की तिथि 30 नवंबर है, और इसी 30 नवंबर की तिथि ने एक हड़कंप मचा रखा है कि बहुत जल्दी, यानी केवल 3 महीनों के अंदर अंदर इसका एग्ज़ाम होने वाला है। आखिर कैसे तैयारी करें, पर उससे भी पहले एक बहुत ज़रूरी बात है कि कौन लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो देखें, वे लोग इसके पात्र होंगे जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, या इसी फॉर्म में लिखा गया है इसकी विवरणिका में, वे लोग जो केंद्रीय सेवाओं में हैं या रेलवे में हैं, जिनका ट्रांसफ़र उत्तराखंड के बाहर नहीं हो सकता, राज्य के बाहर के रहने वाले ऐसे लोग जिनका उत्तराखंड के बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, उनके बच्चे भी इस फॉर्म को भर पाएंगे यदि वे उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटर पास हैं, ये लिखा गया है। अच्छा, ये एक आश्चर्य की बात है। हमें ऐसा लग रहा था इससे पहले कि शायद 40 और 42 साल की उम्र जो जॉब के लिए है वही इसके लिए भी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। यह एक कोर्स प्रोग्राम है, यानी डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो ये 2 साल के डिप्लोमा की तैयारी है, इसलिए इसमें उम्र जो है वो 19 से 30 वर्ष की रखी गई है। 19 से 30 वर्ष के लोग ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। और साथ ही ये भी लिखा गया है कि इसमें आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट रहेगी, और इस नियमानुसार की कोई व्याख्या फॉर्म में नहीं, इस विवरणिका में नहीं की गई है। उस नियमानुसार का प्रायः मतलब तो आज तक यही देखा गया है कि एससी एसटी को 3 साल, ओबीसी को एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल ऐसी छूट होती है। लेकिन इन्होंने इसमें कोई उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ लिखा है नियमानुसार छूट रहेगी। अगर इसी को आधार मान लें तो एक सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को तभी यह फॉर्म भरने का मौका मिलेगा यदि उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1995 से 30 जून 2006 तक है, तभी वह 19 साल से 30 साल की उम्र का होगा। तो उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा कि इसमें आयु सीमा ये जो लिखी गई है, इस आयु सीमा में ये एक लाइन लिखी गई है कि इसमें न्यूनतम आयु में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यानी अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी का हो,
उसे न्यूनतम 19 वर्ष का होना होगा, तभी हम इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मन में और भी बहुत सवाल आते हैं हमारे कि आखिर इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है। क्या ऐसे लोग जो पीएचडी धारक भी इसे भर रहे हैं, आपकी जानकारी में ऐसी बात है भी, एमएससी वाले लोग भी भर रहे हैं, लेकिन जो लोग बीबीए, एमबीए, एमसीए हैं, क्या वे लोग भी इसको भर पाएंगे? क्या एग्रीकल्चर वाले लोग भी अब डीएलएड करेंगे? तो इसका इसका उल्लेख इसमें किया गया है। तो इसमें एक तो आपकी जानकारी के लिए ये कि इसमें 650 सीटें हैं पूरे प्रदेश में, आगे इसका और उल्लेख है हमारे इसमें। तो ये 650 सीटें मतलब हर जिले में एक डाइट होती है और हर डाइट में 50 सीटें होती हैं। उन 50 सीटों का विवरण आगे दिया है। तो हर जिले में, यानी 13 जिले उत्तराखंड के, वहाँ 50 अभ्यर्थी हर जिले में करेंगे। तो इस तरह से 650 अभ्यर्थियों के लिए ये सीटें हैं, जिसमें ये लिखा गया है 2 कैटेगरी, एक विज्ञान और एक विज्ञानेतर। तो विज्ञान में 325 और विज्ञानेतर में 325, और कुल मिलाकर के 650 अभ्यर्थी करेंगे। और ये लिखा गया है प्रत्येक डाइट में ऐसी 50 सीटें होंगी। यहाँ ये बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, क्या ये विज्ञान वर्ग क्या है और विज्ञानेतर वर्ग क्या है? क्या कॉमर्स वाले लोग इसमें शामिल हैं या नहीं है? एग्रीकल्चर वाले लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? बीबीए वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यहाँ विज्ञान वर्ग को डिफाइन किया गया है इसी विवरणिका में, और लिखा गया है कि जो लोग बीएससी हैं, उसके अलावा जो लोग बीटेक हैं, बी फार्मा हैं, बीबीए हैं, बीसीए हैं और एग्रीकल्चर हैं, ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर से हैं, तो वे सारे लोग इस फॉर्म को साइंस वर्ग में भर पाएंगे। तो ये 6 तरह के लोग हैं, एक बीएससी, प्लेन बीएससी जो है, एक बीटेक है, एक बी फार्मा है, एक बीबीए है, एक बीसीए है और एक एग्रीकल्चर वाले हैं। लेकिन ये जो बीबीए और बीसीए लोग हैं, अगर इनकी इंटर में ह्यूमैनिटीज रही हो, आर्ट्स रहा हो, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से ये रहे हों, तो ये लोग साइंस वर्ग में शामिल नहीं होंगे, ऐसा इसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो ये इनको क्या कहा जाएगा? इनको विज्ञानेतर वर्ग में ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें कौन शामिल होगा? एक बीए वाले, एक बीकॉम वाले और दूसरे ऐसे लोग जिन्होंने इंटर किससे, ह्यूमैनिटीज से किया है, यानी मानविकी में किया है या कला वर्ग में किया है, बाद में उन्होंने बीबीए किया और बीसीए किया, वे लोग भी कला वर्ग में माने जाएंगे। इसका मतलब है इसमें कंपटीशन कुछ ज्यादा ही बड़ा होने वाला है इस बार। और क्यों होने वाला है ये? इस बार बहुत साल के बाद प्राइमरी में लोगों को डीएलएड के बेस पर नौकरी मिली, और नौकरी मिलना मतलब आकर्षण तो होता ही होता है, स्वाभाविक सी बात है एक सरकारी नौकरी मिल जाना, और केवल डीएलएड के बेस पर और बीएड के अभ्यर्थियों को उससे बाहर कर दिया गया। तो इस बार ऐसे कई लोग जो पहले से बीएड हैं वे भी इसको भरना चाहते हैं, जो लोग पीएचडी हैं, जो लोग नेट हैं, वे भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि यदि हम ये 2 साल का कोर्स कर लेंगे, ये डिप्लोमा कर लेंगे, तो उसके बाद हमें नौकरी की गारंटी हो जाएगी। जबकि इसी विवरणिका में स्पष्ट एक जगह मेंशन है कि इसके बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, नियमानुसार नौकरी दी जाएगी। और नियमानुसार क्या है? मतलब सरकार जब चाहे तब नियम बदल सकती है। जैसे अभी कौन सा नियम है? अभी तो यह है कि डीएलएड है और मेरिट में अगर ऊपर आएंगे तो प्राइमरी में नौकरी लग जाएगी, पर जरूरी नहीं कि नियम यही रहे। इसलिए हम जिस आकर्षण में इसे भरने जा रहे हैं कि ये नौकरी की गारंटी है, हाँ अभी तो है और आगे भी क्या पता रहेगी, लेकिन कई दूसरी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के केवल इसको इसलिए भर लेना कि हमें इसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग के बाद अवश्य ही नौकरी लग जाएगी, ऐसा अभी तो है, आगे पता नहीं। नियम बदलेगा तो वो सब बदल जाएगा। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हमेशा हुआ है, होता रहेगा, ऐसा नहीं है। एक बात और है, अगर हम फॉर्म भरते हैं तो अगर सामान्य कैटेगरी और ओबीसी से हैं तो 600 रुपये की फीस है, और एससी और एसटी हैं तो 300 रुपये की फीस है, और अगर दिव्यांग श्रेणी से हैं तो 150 रुपये की फीस देनी होगी। लेकिन अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो इस कोर्स के लिए भी क्या कोई फी देनी होगी? हाँ, इसके लिए प्रतिवर्ष 35,000 रुपये देने होंगे, यानी पहले वर्ष 35,000 और दूसरे वर्ष भी 35,000। उसके अलावा उसमें सेमेस्टर एग्जाम होंगे और हर सेमेस्टर के लिए 850 रुपये प्रति सेमेस्टर देना होगा, और 4 सेमेस्टर होंगे तो 850 × 4 हो जाएंगे और 35,000 × 2 हो जाएगा। ये हमारे कोर्स की फी रहेगी। उसके बाद हम ये डीएलएड धारक हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि हम
प्राइमरी में टीचर हो जाएं। लेकिन इतना आसान है क्या? अगर इतना आसान होता तो इतने सारे अभ्यर्थी जो प्लेन ग्रेजुएट हैं, किसी भी तरह से ग्रेजुएट हैं, जितने तरह के अभी हमने देखे, वो सारे ग्रेजुएट लोग, वो पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और उसके अलावा पीएचडी धारक भी हैं, नेट धारक भी, बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं इस बार। और जो अभी अभी ग्रेजुएशन करके आए हैं वे लोग भी हैं। तो बहुत लोग हैं जिनकी उम्र 19 से 30 वर्ष के बीच में है। उन लोगों से कंपटीशन है। किस चीज का कंपटीशन है ये है 200 नंबर का कंपटीशन। 200 नंबर किस चीज के होंगे? ये जो पेपर होगा ये 2.5 घंटे में लिया जाएगा ऐसा, और इसमें कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया कि टॉपिक क्या क्या होंगे, कतई नहीं। देखें क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि ये 200 नंबर का एक टेस्ट लिया जाएगा और ये 2.5 घंटों का होगा, ऐसा लिखा गया है। उसमें 4 ही चीजें बताई गई हैं। एक सामान्य ज्ञान एवं बोध यानी जीके और जीएस दोनों ही चीजें शामिल हैं। दूसरा सामान्य बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग, और तीसरा संख्यात्मक अभियोग्यता यानी मैथमेटिक्स यानी गणित, और चौथा शिक्षण अभियोग्यता। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक कभी भी ये शिक्षण अभियोग्यता जैसी चीज, मतलब पढ़ाने के लिए टीचर का स्वभाव कैसा होना चाहिए, इसकी एक समझ नहीं विकसित की है, तो उन लोगों को पेडागोजी समझनी पड़ती है। उसी को पेडागोजी कहते हैं, यानी बाल मनोविज्ञान, बच्चों के समझने की के विज्ञान को जानना। तो बच्चों के समझने के विज्ञान को जानने के लिए शिक्षण अभिरुचि जाननी पड़ेगी। जो लोग प्लेन ग्रेजुएट हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी हिस्सा होगा। जिन लोगों का मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छा है और ये ठीक नहीं है, शिक्षण अभियोग्यता और सामान्य ज्ञान तो सभी के लिए अनंत है, तो उसे जानने की, उसे कम समय में इन 3 महीनों में उतना जान लेने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इससे संबंधित कोर्स आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, पूरा वहाँ डिटेल इसकी है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हम यूट्यूब पर भी आपको देते रहेंगे। तो ये जो 50-50-50 अंकों का है, ये हमने लिखा है, देखें यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है, इनके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा गया है। और इसके जो शुरुआती पेपर होते थे वो तो केवल हिंदी में होते थे, लेकिन अब लिखा गया है कि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और ये कुल मिलाकर के प्रदेश में 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। किस बात के लिए? इस 2.5 घंटे के एग्जाम को लेने के लिए, इस 200 नंबरों की तैयारी को परखने के लिए, इस 50-50-50 नंबर के सेगमेंट को परखने के लिए। देखिए जो लोग बीएड वाले हैं उनके लिए तो ये शिक्षण अभियोग्यता हो सकता है आसान हो, पर यहाँ इतने आसान भी प्रश्न नहीं आते। पर जो नहीं है उन्हें तो निश्चित रूप से इस हिस्से को जानना पड़ेगा। और दूसरा, जिन लोगों की जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, जिनके संख्यात्मक अभियोग्यता यानी मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग है वो कमजोर है, तो उन्हें इस हिस्से को जानना पड़ेगा। और सभी को जानना पड़ेगा क्या? जीएस, जिसमें करंट अफेयर भी है, उसमें पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, साइंस भी है, साइंस टेक भी है, कंप्यूटर भी है, वो सारी बातें हैं। उसके अलावा उत्तराखंड भी है। इसको 50 नंबर में पूछा गया है। कहीं भी कोई चूक होने नहीं देना चाहता है, तो आपको बहुत सतर्क होकर के इसकी तैयारी इन दिनों में करनी होगी। अलग अलग हिस्से में बराबर मेहनत करनी होगी। लेकिन एक अच्छी बात है हमारे लिए क्या, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रायः सभी एग्जाम में हुआ करती है, जो एग्जाम नौकरी के लिए होते हैं उन सब में होती है। ये भी एग्जाम एक तरह से हम सभी को ऐसा लग रहा है कि ये नौकरी का एग्जाम है, जबकि ये एक डिप्लोमा का एग्जाम है। तो नौकरी उसके बाद लग जाएगी, अभी तक लग जा रही है, इस उम्मीद में हम सोच रहे हैं। लेकिन ये जानकारी अच्छी है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इससे बड़ी खुशी होती है, स्वाभाविक है आपको भी हो रही होगी। लेकिन ये केवल हमारे लिए ही नहीं, सभी के लिए ऐसा ही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब है सभी लोग 200 के 200 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, जिसके सबसे कम गलत होंगे वो सबसे ऊपर होगा। उसी को हम लोग कहते हैं मेरिट लिस्ट। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है क्या, पिछले साल कैसी थी मेरिट लिस्ट? अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको इस बार तैयारी का अनुमान होगा। और 186 नंबर भी लोगों ने, 186 मार्क्स भी 200 में से 186 मार्क्स भी लोगों ने बचाए हैं, अपने बनाए हैं। और सबसे कम मार्क्स में जो सेलेक्ट हुए उनका ये विवरण है। ये कैटेगरी वाइज, जिसमें सामान्य भी है, एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, ये सारा है। इसमें मेल फीमेल सारी कैटेगरी। और ये 2 तरह से दिया है हमने, एक विज्ञान एक विज्ञानेतर। ये ऐसा इन्होंने
विद्यालयी शिक्षा परिषद ने नहीं दिया, पर हमने इसको आपके लिए बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किया। ये देखें, सामान्य वर्ग में पिछली बार 153 मार्क्स लाने वाले अंतिम व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ था जनरल मेल कैटेगरी में, ये देखें, और फीमेल कैटेगरी में 148 लाने वालों का हुआ था। किसमें? विज्ञान में, विज्ञानेतर में, मतलब आर्ट्स ह्यूमैनिटीज जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें कॉमर्स वाले भी शामिल हैं और जिसमें वो बीबीए और बीसीए लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इंटर आर्ट्स से किया है। वहाँ 153 मार्क्स अंतिम व्यक्ति का चयन हुआ मेल का सामान्य वर्ग में। विज्ञान में देखेंगे, देखें बहुत ऊपर मेरिट है, 171 नंबर अंतिम चयन होने वाले व्यक्ति का 171 नंबर था। अब हाईएस्ट का आप अनुमान कर सकते हैं 186 नंबर तक है, तो 165 नंबर महिलाओं में है। अगला देखेंगे सामान्य कैटेगरी में, विज्ञानेतर मतलब ये ह्यूमैनिटीज वाले 148 एससी में और 127 महिला एससी में, और विज्ञान में देखेंगे तो 157। हर कैटेगरी में देखें तो विज्ञान की मेरिट, साइंस वालों की मेरिट ऊपर है। और ये एडवांटेज मैथ और रीजनिंग का भी हो सकता है, लेकिन जिसका भी हो, सब लोगों को बहुत मेहनत तो करनी है। और 143 ये मार्क्स गए फीमेल के एससी कैटेगरी में साइंस में, और 154 मेरिट गई एसटी की मेल में, और फीमेल में 138, और 152 गई साइंस में, 153 गई, ये पहला आश्चर्यजनक केस ये दिखाई दे रहा है आपको, 153 महिलाओं की गई एसटी में साइंस वर्ग में। और उसके आगे देखेंगे तो ओबीसी की 151 मेल में और 141 फीमेल में, किसमें? आर्ट्स में, यानी विज्ञानेतर में। और दूसरा विज्ञान में देखें तो 166 और 158 मेल और फीमेल ओबीसी में साइंस में। और अंतिम ईडब्ल्यूएस में देखें तो 151 मेल और 129 फीमेल की गई है ईडब्ल्यूएस में, किसमें? विज्ञानेतर में। और सबसे लास्ट ये कि 166 नंबर पर सिलेक्शन हुआ अंतिम व्यक्ति का साइंस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और 153 में सिलेक्शन हुआ किसका? ये जो फीमेल है विज्ञान वर्ग में, उनका। अब आप समझें, जब पिछली बार कोई अनुमान नहीं था कि नौकरी लग जाएगी, इस बार तो स्वाभाविक लोगों को प्राइमरी में नौकरी लगी है, तभी आप लोग भी उत्सुक हैं। स्वाभाविक बात है, उत्सुक होना भी चाहिए। जब अपॉर्चुनिटी आई है तो उसका उपयोग करना चाहिए, इस पर आपका भी बराबर का हक है। लेकिन जब लोग इतना अवेयर नहीं थे इस एग्जाम को लेकर के, तब मेरिट ये है। और अब जब सब लोग इस एग्जाम को भरना चाहते हैं तो मेरिट कैसी रहेगी और लोगों की तैयारी का स्तर कैसा रहेगा, ये जानना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये मालूम है, इसके लिए कुल 650 सीटें हैं, जिसमें 325 विज्ञान वर्ग के लिए और 325 विज्ञानेतर वर्ग के लिए हैं। आपको एक और बात जाननी होगी, हाँ, क्या हम अपने जिले के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं? यानी जो जिस जिले का होगा उसे उसी के जिले की डाइट में मिलेगा क्या एडमिशन? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश की 13 डाइट के लिए आपको ऑप्शन भरने होंगे क्रमशः। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो पहला, जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 13वें तक भरने होंगे। यदि मेरिट में कहीं भी हम आते हैं तो हमें उस जिले की डाइट में जाकर के ट्रेनिंग लेनी है। इसका मतलब है कि हमारे लिए जिलों की बाध्यता नहीं होगी। यदि हम उत्तराखंड के वासी हैं और हम फॉर्म भर रहे हैं तो किसी भी जिले की डाइट में हमारा नंबर आ सकता है, यदि हम मेरिट में आ जाएं तो। पिछले साल क्या हुआ, विज्ञान वर्ग में 313 लोगों को और 321 लोगों को विज्ञानेतर वर्ग में लिया गया, और प्रत्येक डाइट में ये 50 सीटें हैं, ये मैंने आपको बताया। 13 डाइट इंटू 50 करेंगे तो 650 सीटों में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बार भी हम लोग इन 650 सीटों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए यदि तैयार हों तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। और ये वीडियोस इस तरह की उपयोगी आपके लिए आती रहेंगी। फुल कोर्स के लिए आप ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, और इसमें और क्या हम आपके लिए मदद कर सकते हैं आप कमेंट्स में लिख भी सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।